हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं लेकर के आया हूं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एफ ट्रिपल ई विषय के वीडियो लेक्चर्स। ये एफ ट्रिपल ई विषय बेसिकली फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय है, जो कि आरजीपीवी के फर्स्ट ईयर में कुछ ब्रांचेस को फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ ब्रांचेस को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। और ये सब्जेक्ट एआईसीटी के नए करिकुलम के अकॉर्डिंगली है, जो देश के लगभग सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों में लागू किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ ये कुछ फंडामेंटल्स है जो कि हर ब्रांच के स्टूडेंट को पता होने चाहिए। इसके पीछे बेसिक लॉजिक यही है कि आज के युग में अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन को अगर हम देखें या इंटरनेट के विकास को अगर हम देखें, हमारी जो डिवाइसेस है उन स्मार्ट डिवाइसेस को अगर हम देखें, तो हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का समावेश हर किसी न किसी रूप में हो रहा है। तो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के पास में कुछ बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होना ही चाहिए। जैसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियर आज के तारीख में अगर हम समझें तो अगर उसे एक बाइक डिज़ाइन करना है या एक कार डिज़ाइन करना है तो बिना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन के वो उस काम को नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर कई सारे सेंसर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना चाह रहा है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना चाह रहा है, तो उसे उनका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो थोड़ा उसे नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर एक ब्रांच को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जोड़ सकते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्ट में कई सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को लेकर के एक सब्जेक्ट के सिलेबस में पिरोया गया है, इसलिए हो सकता है कि हम उस डेप्थ में जाकर के आपको ना बताएं। हम पहला टारगेट हमारा यही होगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर के एग्जाम में अपियर होते हैं तो आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएं। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, वो फंडामेंटल्स आपको अच्छे से पता हो जाए। तो और बात ना करते हुए अब मैं आपको सिलेबस पर लेकर के चलता हूं। पहली यूनिट का लेक्चर 1 हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ लेक्चर शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, ताकि हम ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए बना करके लेकर के आते रहें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एफ ट्रिपल ई का यूनिट 1 का लेक्चर 1। तो स्टूडेंट्स, एफ ट्रिपल ई का जो पहला यूनिट है वो है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। ओवरव्यू का मतलब ये है कि हमें देखना है, अवलोकन करना है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सिग्नल्स का। और इसका जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स। अभी जो पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स को अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको समझने से पहले हम इनकी परिभाषा समझ लें कि पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट क्या होंगे। मतलब दो डिफरेंट टॉपिक हैं ये। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जिन कंपोनेंट में ऊर्जा का, पावर का डिसिपेशन होता है, पावर क्षय होता है, ह्रास होता है। पावर क्षय होता है, क्षय होना, ह्रास होना या पावर डिसिपेशन होने का मतलब ये है कि ये कंपोनेंट ऊर्जा को या तो अपने पास स्टोर कर लेंगे या इनके अंदर किसी स्ट्रक्चर की वजह से ये एनर्जी को क्या करेंगे, कम करेंगे, एनर्जी को लॉस कर देंगे। जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी को बढ़ाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। मतलब इनके अंदर क्षमता होती है कि ये एनर्जी को कुछ एड ऑन करके और एनर्जी को बढ़ा सके। तो ये जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, उन पैसिव कंपोनेंट्स में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं। और ये जो एक्टिव कंपोनेंट्स है, इन एक्टिव कंपोनेंट्स में हम डायोड, ट्रांजिस्टर, आपका जेएफईटी, मॉसफेट, ऐसे कई सारे अवयव हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये अवयव आपके एक्टिव कंपोनेंट है। जो बेसिक डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स में वो एनर्जी का है कि ये जो पर्टिकुलर पैसिव कंपोनेंट्स है ये एनर्जी को लॉस करेंगे। एनर्जी का लॉस इनमें होता है, या एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। ये एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होती है कि ये एनर्जी को एनहांस कर पाए, ये एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। एक्टिव कंपोनेंट हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला पैसिव कंपोनेंट लेते हैं, रेजिस्टेंस या रजिस्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम
जो कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स हम इस तरीके से बात करेंगे कि आपको एग्जाम में कितना लिखना पड़ सकता है और कितना हमें समझ करके याद रखना है, उससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस की जब भी आपसे बात की जाए तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में इस पिक्चर को सेट कर लें कि रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से जिगजैग वे में हम बनाते हैं, और इसके ऊपर हम जनरली रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो ऐसा तो हम चित्र बनाते हैं, मतलब ये सिंबल हो गया, आप प्रतीक चिन्ह इसको बोल सकते हैं या सिंबल बोल सकते हैं। ये आपका प्रतीक चिन्ह हो गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस धारा प्रवाह का अपोज करता है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। धारा प्रवाह का ये विरोध करता है। अब धारा प्रवाह का विरोध फिजिकली कैसे करेगा, भौतिक रूप से अगर हम बात करें तो क्या इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जो उसको रोक देगा, या कोई ऐसी दीवार लगी हुई है जो धारा को रोक देगी, ऐसा नहीं। ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिन मटेरियल से बना है, उस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, परमाणु हैं, उन परमाणुओं में जब धारा बहेगी तो उन परमाणुओं के टक्कर से इसके अंदर एनर्जी लॉस होता है, और उसी एनर्जी लॉस को हम बेसिकली रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उस अपोजिशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम करंट फ्लो का अपोज कह रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन की अगर आपसे कहा जाए कि आप रेजिस्टेंस को परिभाषित कीजिए, इसके सिंबल को बनाइए, तो आप सिंपल शब्दों में ये कहें कि धारा में प्रवाह के विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश देखिए बहुत बड़ा एक डिस्कशन बन जाता है कई बार कि हम हिंदी में याद रखें, इंग्लिश में याद रखें। आप बेहतर होगा कि रेजिस्टेंस को प्रतिरोध याद रखने के बजाय इस टाइप से रेजिस्टेंस लिखें। इसको हम ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। बेसिकली हमने रेजिस्टेंस लिखा, इंग्लिश में ही लिखा, लेकिन लिख हिंदी में दिया है ताकि हमें स्पेलिंग लिखने की जरूरत ना पड़े। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कई बार चैलेंजिंग लगता है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उनका हम हिंदी रूपांतरण ना करें। रेजिस्टेंस को मैं अगर रेजिस्टेंस ही याद रखूं तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर मुझे किसी जॉब में जाना है या आगे कहीं पढ़ना है तो मुझे जो लिटरेचर मिलने वाला है, ज़्यादातर लिटरेचर मुझे इंग्लिश में ही मिलता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास अगर ये रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजीज याद है मुझे, तो मैं आसानी से उन लिटरेचर को समझ सकूंगा और आगे मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। तो बेहतर है कि हम इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करें। ये कोई भी सभी एग्जाम्स में ये वैलिड होता है, जहां जहां भी आप हिंदी में लिख सकते हैं वहां अगर आप ऐसा रेजिस्टेंस लिखेंगे तो उसको कोई गलत नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस की बेसिक परिभाषा ये होगी। अब ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए इस रेजिस्टेंस कैसे आएगा, मतलब रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर हम इसका गणितीय रूप देखें तो ये अगर सपोज कोई एक कंडक्टर है, देखिए कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि जो चालक है अर्थात उसमें से धारा प्रवाह हो सकती है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से धारा प्रवाह ही नहीं हो सकती, उनकी कंडक्टिविटी शून्य होती है, तो उनको हम बोलते हैं कुचालक। तो ये एक कोई कंडक्टर है, चालक है ये, इस चालक में से धारा प्रवाहित हो सकती है। इस चालक का ये जो एरिया है, मतलब एक गोल पाइप जैसा है, इस गोल पाइप का एक सिरा जो है इसको हम बोल रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस एरिया को अगर मैं ए मान लेता हूं, इस चालक की लंबाई में एल मान लेता हूं, तो ये जो रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस इस चालक की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब अगर मुझे रेजिस्टेंस की बात करनी है किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की, तो उसका रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की लंबाई के तो प्रोपोर्शनल है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जितना छोटा करते जाएंगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस रिलेशन को अगर मैं एक अनुपातिक कांस्टेंट यहां पर रख दूं, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं यहां पर रो रख दूं, तो इसको मैं कह सकता हूं रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, रो एल अपॉन ए। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन मिले जहां आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का किसी एल लेंथ के कंडक्टर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उस वक्त आपको हो सकता है 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन मिल जाए और आपको ये फॉर्मूले में इसका आंसर देना पड़े। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये याद रखें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये जो रो है, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि देखिए अभी हमने ये बोला कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल में जो परमाणु होंगे, अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो सब में अलग अलग होंगे, सब में वेरी करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली एक उनकी रेजिस्टिविटी होगी।
मतलब किसी में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली किसी दूसरे कंपोनेंट के कंडक्टर के, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये उस मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, उसकी लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ साथ उसके ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है उस मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। तो ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम ये याद रखें कि ये जो रेजिस्टेंस दिया जाता है इस रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और ऐसा सिंबल इसमें बनाया जाता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हुई, सिंबल ये है। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा है आर इंटू ए अपॉन एल। इस वाले रिलेशन से अगर हम देखें तो आर इंटू ए अपॉन एल, आर की यूनिट अभी हमने कहा कि ओम है और आपका ए जो है ये मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर में होती है अगर मान लो, तो मीटर से मीटर कैंसिल होकर के हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो मुझे मिल रहा है ये मिल रहा है ओम मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रजिस्टिविटी की जो यूनिट हुई वो हुई ओम मीटर। रजिस्टिविटी को कई बार विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, तो आप ये सब टर्मिनोलॉजीज को अपने दिमाग में सेट कर लें। और इस टाइप से रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप इतना लिखने के लिए अपने दिमाग को सेट कर लें। रेजिस्टेंस के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और रिलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे हैं। अगर मैं किसी रेजिस्टेंस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करता हूं, मतलब कोई बैटरी, अगर मान लो सपोज मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इस रेजिस्टेंस का मान R ओम है, तो इसमें से कोई करंट I धारा प्रवाहित हो गया। हमारे घरों में सब जगह तार से करंट बहता हुआ हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं, लाइट चालू होती है उससे। तो ये जो V इज इक्वल टू ये जो वोल्टेज सोर्स हमने इस रेजिस्टेंस पर लगाया है, तो इस पर ये जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, इस वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में एक ओम के नियम अनुसार एक बहुत वेल नोन रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ओम का नियम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओम्स लॉ इसको हम कह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, या हम पहले ये कह दें कि ये वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है इससे बहने वाले किसी रेजिस्टेंस में जब I धारा बहेगी तो इसमें बहने वाली धारा इस पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस रेजिस्टेंस से दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू आई आर हमेशा होगा। इस रिलेशन को भी आप याद रखें। मतलब देखिए मैं सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आप रेजिस्टेंस को परिभाषित कीजिए, तो सिंपल वे में आप रेजिस्टेंस की परिभाषा देंगे कि ये करंट प्रवाह का अपोज करता है। फिर रेजिस्टेंस का सिंबल बनाएंगे एक एल लेंथ का कंडक्टर बना करके, और आप उस पर ये दिखाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस ये होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से आपका रेजिस्टिविटी आ जाएगा, और रेजिस्टिविटी आने के बाद में आप रेजिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल करके बता दें। फिर आप सिंपल कहें कि किसी रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट उस पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज में ओम के नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इज इक्वल टू आई आर होता है। एक और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, वो है आपका इनके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो थोड़ा सा मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को लेकर के पहले बात कर लूं। ये अगर मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है, इसका मान R1 है, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका मान R2 है, और ये कोई तीसरा रेजिस्टेंस जिसका मान R3 है। अगर मैं इनके सिरे ले लेता हूँ, ये जैसे सपोज पहले रेजिस्टेंस का जो सिरा है इसको मैंने 1 डैश कह दिया, इसके सिरे को मैं 2 डैश बोल देता हूँ, इसका सिरा मैं 3 डैश बोल देता हूँ। अगर मैं इन रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करूँ कि इसका पहले रेजिस्टेंस का ये जो 1 डैश वाला सिरा है ये दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ 1 डैश और 2 है, यहाँ 1 है। रेजिस्टेंस R2 का जो दूसरा सिरा है 2 डैश, वो रेजिस्टेंस R3 के पहले सिरे से कनेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ 2 डैश और 3 है, यह R3 है। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। मतलब एक के बाद एक कैस्केड भी कहा जा सकता है। एक के बाद एक जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन। फिर से मैं वही कहूंगा, आप श्रेणी क्रम अगर नहीं भी याद रख रहे हैं तो आप इसको सीरीज ऐसा याद रखें। इंग्लिश में अगर अपन इसको लिखेंगे तो ACRIES रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसा लिख देंगे सीरीज तो बेहतर होगा, और नहीं तो श्रेणी क्रम तो आपको याद ही, तो इसको हम श्रेणी क्रम कहेंगे। अगर इन रेजिस्टेंसेस को मैं ऐसे कनेक्ट करूं कि इनके जो पहले सिरे हैं वो सभी एक बिंदु पर आ जाए और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर आ जाए, ये तीनों रेजिस्टेंसेस इनके दूसरे सिरे, मतलब ये पहले सिरे 1 2 और 3, दूसरे सिरे मतलब 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ये रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस के पहले दूसरे सिरे, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस। पहले सिरे अगर एक ही बिंदु पर कनेक्ट हो और दूसरे सिरे एक ही बिंदु पर कनेक्ट हो तो इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम हिंदी में, इंग्लिश में पैरेलल हम लिख सकते हैं, पैरेलल स्पेलिंग PARALLEL, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो अगर मान लो मेरे पास रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3
मान के रेजिस्टेंस दे रखे हैं और मुझे यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहा जाए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो हम इस कंडीशन में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जैसे हो सकता है आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि ये दो रेजिस्टेंसेस है, एक का मान 2 है, एक का मान 3 है। अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 प्लस 3 मतलब 5 हो जाएगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3। मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया 6, 3 प्लस 2 मतलब ओवरऑल आ रहा है ये 5/6। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, ये 5/6 है इसलिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5। इसको उल्टा करना पड़ेगा अपने को। तो कुल मिलाकर के आपसे एक छोटा सा प्रश्न, देखिए हो सकता है कभी कभी कई बार क्या होता है कि अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में ले जाना है तो वो इस लेवल तक जा सकता है। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर विषय में, जब मैं FEEE विषय की बात कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ ओवरव्यू लेना है और मुझे सभी ब्रांचेस के बच्चों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो उस कंडीशन में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं कर सकता। मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो का अपोज करती है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस बेसिक फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, और साथ ही साथ उसके सीरीज पैरेलल कनेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। अगले लेक्चर में मैं लेकर के आऊँगा इंडक्टर, फिर हम कैपेसिटर की बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इससे सब टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करें, और साथ ही साथ इलेक्स गुरु पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।